प्रिय बच्चों, एमए उत्तरार्ध नवम प्रश्न पत्र। हमने व्यंग निबंध संग्रह हरिशंकर परसाई का पढ़ना प्रारंभ किया। 2 निबंध पढ़ लिए हैं, चूहा और मैं और वैष्णव की फिसलन। आज हम इनका तीसरा निबंध पढ़ने जा रहे हैं, बेईमानी की परत। हरिशंकर परसाई की व्यंग शैली में जो खास बातें हैं वो जीवन मूल्यों के प्रति हमें सचेत करती है और समाज और राजनीति में व्याप्त पाखंडों का उद्घाटन करती है और बड़े सरल ढंग से, बड़ी साफ सुलझी वैज्ञानिक पैनी दृष्टि से जो अवसरवादी लोग हैं, जो ढोंग है और जो सांप्रदायिकता और अंधविश्वास है, इन सब पर तेज रोशनी डालने के लिहाज से हरिशंकर परसाई ने अपने व्यंग रचनाओं में ऐसा आनंद और ऐसा प्रहार किया है जो कि समय और समाज की विकृतियों को हमारे सामने रखता है, समय और समाज की विडंबनाओं को, विसंगतियों को बिल्कुल उद्घाटित करता है और साथ ही साथ बड़ी मोहक शैली में परसाई जी की भाषा अद्वितीय शक्ति के साथ विविध स्तरों पर अनेक परतों के भीतर चलने वाले करंट की भांति व्यंग का उद्घाटन करती है और सच को हमसे रूबरू कराती है। बेईमानी की परत निबंध में जो व्यंग है वो समाज और देश में व्याप्त भ्रष्टाचार है। व्यावसायिकता और अर्थ प्रधान सत्ता में लोग जिस तरह से घूस खाते हैं, रिश्वत खाते हैं, दूसरों का पेट काटते हैं, एक अदृश्य जो प्रतिस्पर्धा चली आ रही है उसके बारे में वे वर्णन करते हैं। कपड़ा पहनते पहनते छोटा हो जाता है, यह मैं भूल चुका था। कई सालों से ऐसी घटना ही नहीं घटी थी। मैं उनमें से नहीं रहा जो इस साल पैंट सिलवाते हैं और अगले ही साल उसे पत्नी की पुरानी साड़ी की किनार से बांधने लगते हैं। उच्च वर्गीय और मध्य वर्गीय में यही अंतर है। उच्च वर्गीय का पैंट जब छोटा होता है तो वह उसे आगे के लिए छोड़ देता है, पर मध्य वर्गीय का कुछ आगे के लिए नहीं होता, इसलिए वह स्त्री की फटी साड़ी की किनार खोजने लगता है। ये जो हमारे बीच आर्थिक असमानता की दीवार है और जीवन के जो विभाजन है, उच्च वर्गीय, मध्य वर्गीय और निम्न वर्गीय परिवार हम बटे हुए हैं, जिस आर्थिक आधार पर ये विभाजन है उस पर पहला प्रहार लेखक करता है। ठंड शुरू होने पर मैंने गर्म शेरवानी निकाल कर पहनी तो देखा कि बटनें नहीं लगती। पिताजी जब मेरे कपड़े सिलाने देते थे तो दर्जी से कह देते थे, जरा बढ़ते शरीर का बनाना। जब से अपने कपड़े बनवाने का जिम्मा खुद लिया है, हर बार दर्जी से कहना चाहता हूँ, जरा घटते शरीर का बनाना। शरीर जब तक दूसरों पर लदा है तब तक मोटाता है, जब अपने ही ऊपर चढ़ जाता है तब दुबलाने लगता है। जिन्हें मोटा रहना है वे दूसरों पर लदे रहने का सुभिता कर लेते हैं। नेता जनता पर लगता है, साधु भक्तों पर, आचार्य महत्वाकांक्षी छात्रों पर और बड़ा साहब जूनियरों पर। ये रेखांकित कर लीजिए। ये पूरे निबंध का सार है कि बेईमानी की परत किस तरह एक दूसरे पर लदी रहती है और व्यक्ति कैसे पैरासाइट बन जाता है, दूसरों पर परोपजीवी, दूसरों के आधार पर जीने के लिए वो रहता है और दूसरों पर लदे रहने के कारण ही उसकी चमड़ी, उसका शरीर मोटाता है और यह जो मोटाई है यह ही बेईमानी की परत है। मुझे ऐसा कोई आसन नहीं मिला, फिर भी कुछ मोटा हो जाने की इच्छा मरी नहीं। जब भी सफ़र करता, रेलवे प्लेटफॉर्म पर वज़न तोलने की मशीन में 10 पैसे डालकर वज़न का टिकट निकालता। टिकट के दूसरी तरफ भाग्यफल लिखा है, जो अक्सर 10 पैसे के बदले में की गई चापलूसी होता है। इस देश की मशीनें भी चापलूसी करना सीख गई है। सिर्फ 10 पैसे में कुछ ऐसी बातें कहती है, आपके विचार बहुत अच्छे हैं, आप उनके अनुसार कार्य करेंगे तो सफल होंगे। मैं कहता हूँ, कभी तो सच बोला करो। यह कोई तुम्हारा स्टैंडर्ड है कि सिर्फ 10 पैसे में? मशीनों की राय पर मैं ज़्यादा भरोसा नहीं करता, विशेषकर उस पर जो आदमी को तौलने के लिए जगह जगह रखी हुई है। इनके मुँह 10 पैसे डाल दो तो तारीफ़ का एक वाक्य बोल देती है। बहुत सुंदर व्यंग है, बहुत सहज भाषा में एक करंट सा व्यक्ति को लगता है कि मशीन में 10 पैसे डालो तो वह हमारी तारीफ़ में एक वाक्य बोल देती है। इसीलिए मैं किसी इनाम के लिए कभी किताब नहीं भेजता। यदि समीक्षकों के घरों में पुत्र जन्म होते रहते हैं, पर मैं बधाई के कार्ड नहीं लिख पाता। नतीजा यह है कि वज़न बढ़ता भी है तो किसी मशीन पर टिकट
पर रिकॉर्ड नहीं होता। ज़माने में वज़न से ज़्यादा उसके रिकॉर्ड का महत्व है, इसलिए चतुर लोग दूसरे की गोद में बैठकर अपने आप को तुलवा लेते हैं और बड़े वज़न का टिकट जेब में रखे रखते हैं। मतलब अपने आप को किसी बड़े पहुँच वाले, अप्रोच वाले आदमी से जोड़ के रखते हैं और उसकी गोद में बैठे होने का ढोंग करते हैं ताकि उनका वज़न उनका वट बना रहे। इस बार ज़रूर वज़न बढ़ा है, अब मशीन की धांधली नहीं चलेगी। मोटाई के एहसास ने शरीर में ऐसी सनसनी पैदा की कि जी हुआ फैल कर शेरवानी को तार तार कर दूं और ठंड उघाड़े बदन गुजार दूं। फिर मैं झेपा भी, वज़न बढ़ना तो लड़कपन की हरकत है। कोई प्रौढ़ आदमी भी इस ज़माने में क्यों मोटा होगा, लोग क्या सोचेंगे। अनाज की दुकानों के सामने थैला हाथ में लिए कतार में खड़ा आदमी सूख रहा है। जब तक उसका नंबर आता है दाम बढ़ जाते हैं और घर से लाए पैसे कम पड़ जाते हैं। साधारण आदमी भी जहाज़ों के टाइम टेबल याद रखने लगा है। अमेरिका से जहाज़ आएगा तो उसमें हमारे लिए गेहूं होगा, जापान से आएगा तो चावल होगा। अमेरिका में जहाज़ी कर्मचारियों की हड़ताल से भारतीय जन चिंतित हो जाता है। भूखमरी से हम में अंतर्राष्ट्रीय चेतना आ गई। अंतर्राष्ट्रीय चेतना किस तरह की आई कि हमारा ही गेहूं हम अमेरिका भेजते हैं और फिर वापस आयात करते हैं, और जब उस पे दाम और कीमत बढ़ जाती है तब हम अपने ही यहाँ बेचते हैं। अगर अकाल पड़ जाए तो हम भारतीय अपने को विश्व मानव समझने लगेगा। यह वक्त भी कहीं मोटे होने का है। मैं शर्म से कमरे में छिपा बैठा रहा, जैसे कुमारी गर्भ को छिपाती है। मेरे देशवासियों, मुझे बेशर्म को माफ़ करना, भारत माता क्षमा करना, तेरा यह एक कपूत मोटा हो गया। मैं तीसरी पंचवर्षीय योजना का एक झूठा आंकड़ा हूँ जो तुम्हें धोखा दे रहा है। सुब्रमण्यम, माफ़ करना यार, तुम्हारी खाद्य व्यवस्था के बावजूद मैं मोटा हो गया। टीटी भाई, तुम भी मुझे माफ़ करो, मैंने तुम्हारी अर्थनीति का अपमान किया है। कन्हैया लाल मुंशी, अजीत प्रसाद जैन पाटिल, मेरे पिछले खाद्य मंत्रियों, तुम्हारे सामने मैं शर्मिंदा हूँ। चिंतामन, देशमुख और मोरारजी भाई, मेरे भूतपूर्व अर्थ मंत्रियों, मैं तुम्हें मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। मैं पिछले 15 वर्षों की उलझी अर्थनीति और खाद्य नीति के प्रति अपराधी हूँ। ये पूरे मंत्रिमंडल को नाम जद नाम लेकर के लिखने का जो साहस है लेखक में, ये हरिशंकर परसाई ही कर सकते थे। हरिशंकर परसाई की जो अद्वितीय शक्ति है, उनके कथात्मक विन्यास में, उनकी विलक्षण सहजता में, उनकी तीक्ष्ण वैचारिक तार्किकता में एक तीखी धार की तरह, पैने नश्तर की तरह हमें चुभती है। और वे ही ऐसा साहस करते हैं जो साहित्य एक अलख जगाता है, जो साहित्य एक चेतावनी देता है, जो साहित्य एक समाज सुधार का कार्य करता है, एक वैचारिक परिवर्तन करता है। वह यहाँ पर इस व्यंग विधा के माध्यम से हरिशंकर परसाई ने किया है। एक साहित्यिक सर्जक का जो धर्म निभाता है, प्रतिबद्धता जो होती है एक लेखक की, वह यहाँ हरिशंकर परसाई ने इस अर्थनीति और खाद्य नीति को सीधे लपेट कर ऐसे पैने नश्तर चुभोए हैं कि वह सारी जार जार हो गई है। ग्लानि से दुबला होने में देर लगती है और पानीदार ही दुबला होता है। दुबला कौन होता है? जिसे लज्जा हो, शर्म हो, पानी जिसमें शेष बचा हो। बहुत स्पष्ट, बड़े मूल्य की बात कही है। मुझे इस बड़े शरीर की व्यवस्था करनी ही होगी, शेरवानी को खुलवाना ही पड़ेगा। मैंने छोटे भाई से कहा, वह बहुत खुश हुआ और मोहल्ले में जितने लोगों को सूचित कर सकता था कर आया कि मेरा भाई मोटा हो गया है। मैं डरा कि अभी लोग आएंगे और कहेंगे, सुना है साहब आप मोटे हो गए, बधाई है, ईश्वर सबको इसी तरह मोटा करे। लेकिन शाम तक मैंने लज्जा भाव को जीत लिया। इसमें क्या शर्म की बात है? मोटा हुआ है तो मेरा ही शरीर हुआ है, मेरे कारण कोई दूसरा तो मोटा नहीं हुआ। मैं इशारे से इस उपलब्धि को बताने भी लगा। दोस्त ठंड की बात करते तो मैं बीच में कह देता, हाँ ठंड सिर पर आ गई और हमारे गर्म कपड़े छोटे पड़ गए, बटने नहीं लगती। 2-3 दिनों में यह बात फैल गई और मेरे एक बुजुर्ग रिश्तेदार यह कहते हुए मेरे घर आए कि लड़के ने बताया कि तुम मोटे हो गए। मैंने सोचा चलो देख आएं, मोटे होने पर चलो देख आएं। ये व्यंग की बहुत सुंदर वानगी है। ऐसा करारा व्यंग हरिशंकर परसाई ही लिख सकते हैं और पूरे साहित्य जगत में व्यंग विधा में हरिशंकर परसाई का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। दुर्बलता का मैं अभ्यस्त हो गया था, गर्वपूर्वक दुबला रह लेता था। कोई ऋषि मोटा नहीं हुआ, वे सब सूखे और क्रोधी होते थे। कोई उनके चरण न छुए तो उसे शाप देकर बंदर बना देते थे। पर न मैं वैसा दुबला था, न वैसा क्रोधी। मैं आजानुभुज
आउट टांग वाला हूँ, आकंठ टांग वाला हूँ, यानी बैठने में टांगे कंठ तक आ पहुँचती है। सोचता था भुजाओं और टांगों का जो अतिरिक्त भाग है वह बाकी शरीर में चिपका हुआ है कि इस अंग का कुछ काट कर उस अंग में चिपका दें। प्रमाण चाहिए तो बिहारी की यह पंक्ति काफ़ी है कि कटी को कंचन काटी के कुचन मध्य धरी दीन। दोनों ठीक हो गए कि कमर इतनी पतली है कि वहाँ से शरीर का कुछ हिस्सा काट के कुचों के मध्य रख दिया गया है, तो वक्षस्थल सौष्ठव हो गया है। एक और तरह की सर्जरी है जिसमें बिना चाकू के पेट काटा जा सकता है। वर्तमान सभ्यता में इस रक्तहीन सर्जरी ने काफ़ी उन्नति की है। ये भी हमारी वर्तमान लचर व्यवस्था की पोल खोलती है और हमारी अर्थनीति, खाद्य नीति की पर व्यंग करती है कि जिसमें बिना सर्जरी के दुर्बल और दुर्बल होता जाता है, गरीब और गरीब होता जाता है, शोषित वर्ग और शोषित होता जाता है और शोषक वर्ग और उन्नति करता रहता है। उसका पेट, उसकी तिजोरी बहुत मोटे होते रहते हैं। वे सारे पेट उसके पेट में चिपक जाते हैं। इस विद्या के विद्यालयों में मुझे प्रवेश नहीं मिला, वरना मैं भी यह सर्जरी सीख लेता और पेट बढ़ा लेता। यूँ हमारी पूरी दार्शनिक ट्रेनिंग देह के खिलाफ जाती है। देह की सेवा बड़ी हीन बात मानी गई है। 2-3 साल पहले एक मठाधीश स्वामी जी ने हमें यह बात अच्छी तरह समझा दी थी। वे अच्छे पुष्ट और गौर वर्ण सन्यासी थे, तख्त पर बैठे थे और देह की तुच्छता पर ऐसा जोरदार प्रवचन कर रहे थे कि हमें अपने शरीर से घृणा होने लगी थी। अच्छे उपदेशक वे जो अच्छी से अच्छी चीज़ के प्रति नफरत पैदा कर देते हैं। वे कह रहे थे यह मलमूत्र की खान, यह गंदा शरीर मिथ्या है, नाशवान है, क्षणभंगुर है, मूर्ख, इसे स्वादिष्ट पकवान खिलाते हैं, इसे सजाते हैं, इस पर इत्र चुपड़ते हैं। वे ये भूल जाते हैं कि एक दिन यह देह मिट्टी में मिलेगी और इसे कीड़े खाएंगे। इतने में एक सेवक केसरिया रबड़ी का गिलास लाया और स्वामी जी ने उसे गटक लिया। देखिए, वातावरण निर्माण करते हैं और बड़ा अच्छा बिंब प्रस्तुत करते हैं और एक प्रतीक के माध्यम से स्पष्ट करते हैं कि ये स्वामी जी रबड़ी खुद के लिए नहीं खा रहे हैं, ये कीड़े मकोड़ों के लिए डिनर तैयार कर रहे हैं, क्योंकि उनका शरीर अंत में मिट्टी में मिलेगा, कीड़े खाएंगे, इसलिए वो कीड़ों की चिंता करते हुए अपने शरीर को पोषण दे रहे हैं। मेरे पापी मन में शंका उपजी, पर पास में बैठे एक भक्त ने समझाया, यह मत समझ लेना कि स्वामी जी स्वादिष्ट रबड़ी खाते हैं। अरे वे तो कीड़े मकोड़ों के खाने के लिए अपनी देह को पुष्ट और स्वादिष्ट बना रहे हैं। इस मृत देह को कीड़े खाएं तो उन्हें भी मजा आ जाए, यही सोचकर स्वामी जी रबड़ी पीते हैं। श्रद्धाहीन सोचते हैं कि स्वामी जी माल खाते हैं। वे ये नहीं जानते कि वे तो कीड़ों के लिए डिनर बनाने में लगे हुए हैं। मतलब बड़ी उपहासास्पद स्थिति में वे व्यंग करते हैं और हमारे धार्मिक अंधविश्वासों पर भी एक व्यंग है कि व्यक्ति के पास कुछ खुद खाने के लिए नहीं है। वह अपनी बेबसी, बेकली, मजबूरी, विवशता, गरीबी या दुख के निवारण के लिए यदि कोई उपचार ढूंढने जाता है स्वामी मठाधीशों के पास में और उनको मोटी भेंट देनी हो, तो वह अपने शरीर को बेच करके भी देता है और उनके शरीर पुष्ट होते चले जाते हैं और उनका दुख और बढ़ता चला जाता है। यह उपदेश आज काम आया। संतोष भी हुआ कि अगर स्वामी जी का मेन्यू पहले दर्जे का है तो मेरा भी दूसरे का तो हो ही गया। मैं मिथ्या गर्व से बच गया। जो खुशी थी वह लोगों के सवालों ने छीन ली। लोग पूछने लगे, मोटे हो रहे हो, क्या बात है? मैं क्या जवाब देता? कह दिया, स्वास्थ्य का ध्यान रखता हूँ। वह जो स्वामी शिवानंद की किताब है ना, उसी के मुताबिक चल रहा हूँ। उसमें लिखा है समय पर भोजन करना चाहिए, सूर्यास्त के बाद चाय नहीं पीनी चाहिए, अधिक रात तक नहीं जागना चाहिए, हल्का भोजन करना चाहिए, मदिरा मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करना चाहिए, मिर्च मसाले नहीं खाना चाहिए, मन में बुरे विचारों को नहीं आने देना चाहिए। किसी को संतोष नहीं हुआ। लोग कहते, मजाक छोड़ो, सच बताओ, मोटे क्यों हो रहे हो? पीठ पीछे जब कोई यह प्रश्न करते तो वह कटीला हो जाता। वे आपस में कहते, वह आजकल मोटा रहा है, क्या बात है? मैं इस सवाल से घबरा उठा। मैं जब दुबला था तब किसी ने प्रधानमंत्री से नहीं पूछा कि यह शख्स दुबला क्यों है। किसी ने संविधान नहीं देखा कि इसमें नागरिकों के कर्तव्य में क्या दुबला होना लिखा है या नहीं। हम सब ने दुबले होने को अपनी नियति मान लिया है। कोई मोटा हो जाता है तो 1000 उंगलियां उठने लगती है। लोग यह समझ रहे थे कि या तो मैं गांजा
शराब की स्मगलिंग में लगा हूँ, या किसी संस्था का मंत्री बनकर चंदा खा रहा हूँ, या कहीं से काला पैसा ले रहा हूँ, या घूसखोरी के लिए किसी का एजेंट हो गया हूँ। रोटी खाने से कोई मोटा नहीं होता, चंदा या घूस खाने से मोटा होता है। बेईमानी के पैसे में ही पौष्टिक तत्व बचे। यहाँ पर उन्होंने अपने इस निबंध का सारांश लिख दिया है। इस निबंध का सारांश यदि 50 शब्दों में लिखना हो बच्चों, तो आपको ये लिखना होगा कि कोई मोटा कब होता है और कोई मोटा कैसे होता है। पिछले 17 सालों से मोटे होने वालों ने ऐसी परंपरा डाली है कि ईमानदार को मोटे होने में डर लगता है, स्वस्थ रहने की हिम्मत नहीं होती। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया है कि जिनकी तौंद इन 17 सालों से बढ़ी है, जिनके चेहरे सुर्ख हुए हैं, जिनके शरीर पर मांस आया है, जिनकी चर्बी बढ़ी है, उनके भोजन का एक प्रयोगशाला में विश्लेषण करने पर पता चला है कि वे अनाज नहीं खाते थे। चंदा, घूस, काला पैसा, दूसरे की मेहनत का पैसा या पराया धन खाते थे। इसलिए जब कोई मोटा होता दिखता है तो सवाल उठते हैं, कोई विश्वास नहीं करता कि आदमी अपनी मेहनत से ईमान का पैसा कमाकर भी मोटा हो सकता है। ये एक सारांश वाक्य कह दिया कि अपनी मेहनत से पैसा कमाकर कभी कोई व्यक्ति मोटा नहीं हो सकता है। बेईमानी की तरह यह थोड़ा सा मांस मेरे ऊपर चिपक गया है। मेरे दुश्मनों, एक वैज्ञानिक तथ्य तुम्हारे सामने है। मैं मोटा होकर कमज़ोर हो गया हूँ। मेरी बदनामी उड़ाने का ऐसा सुनहला अवसर तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तुम जल्द करो, मेरा क्या ठिकाना, मैं 4 दिनों बाद फिर दुबला हो जाऊँगा, तब तुम हाथ मलते रह जाओगी। ये व्यवस्थागत विसंगति का प्रश्न है और बेईमानी, घूसखोरी और भ्रष्टाचार का जो चारों तरफ बोलबाला है, उस अराजकता को हरिशंकर परसाई ने बहुत सार्थक ढंग से विश्लेषित करके हमारे साथ स्पष्ट किया है। इस निबंध का शीर्षक भी बहुत सटीक है, बहुत पैना है और कई जगह हरिशंकर परसाई ने व्यंग लेखन को एक सशक्त, तीरधार, तेज धारदार हथियार की तरह प्रयुक्त किया है। तो इसमें एक प्रश्न है कि बेईमानी की परत में कैसे व्यक्ति पर चढ़ती है और कैसे वह मोटा होता है।